आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। SIR Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? 1 से 19 दिसंबर ये वो दिन है दोस्तों जो लोकसभा का शीतकालीन सत्र है, जिसमें से 10 तारीख तक हो चुकी है खत्म। आज है 11 तारीख और 2 दिन किस पर डिबेट चली है 9 और 10 तारीख को। तो एक है वंदे मातरम और दूसरा है इलेक्टोरल फॉर्म। प्रदूषण, गिरता रुपया, इंडिगो, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दाएं हैं। ये भी सोच रही है कि कब हमारा नंबर आए और हमारी बातों पर डिबेट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था अमित शाह की ओर इशारा करते हुए SIR पे, वोट चोरी पे। उसका जवाब देने आए अमित शाह, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो जवाब देने आए, उन्होंने भी 3 ऐसे वोट चोरी मामले गिनाने लगे कांग्रेस की सरकार में। जब राहुल गांधी खड़े होने लगे और वॉकआउट तक हो गया। वो किन तीनों का नाम था दोस्तों, सब बताएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अमरेश यादव। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर। जब अमित शाह राहुल गांधी पर बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात बोले, तब बीच में राहुल गांधी खड़े होकर बोले कि आप मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। मैं चैलेंज देता हूं आपको कि आप नहीं कर सकते। देखिए ये वीडियो। आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ इसके सारे जवाब में मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता, मैं इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी NIC केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर UBT शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences.
प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, बैठ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बोलने की बात कही राहुल गांधी ने तो अमित शाह को ये बात मिर्ची की तरह लगी और वो बोले कि मुझे बोलने का क्रम मैं खुद तय करूंगा। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। आगे अमित शाह ने सोनिया गांधी पर एक आरोप लगाया जिस पर खूब बवाल हुआ। देखिए इसको। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है। सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे? अदालत में जवाब देना है। जवाब भी सुनिए कांग्रेस पार्टी का। Sir, that Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. Okay. After that, the same question given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. और इसी बहस के बीच विपक्ष वॉकआउट कर गया जिस पर सत्ता पक्ष खासा नाराज दिखा। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते। ये अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। Anti-national act. Unfortunately, instead of preventing this anti-national act, our election commission has been enabling it. Sir, I'm bringing it to your notice before the general election 2024. Sir, our party, Indian National Congress Party, having much resources in our kitty. We are a poor party, sir, in this country, not like BJP. Just before the general election, what happened, sir? Our entire account had been frozen. What was the reason? Delaying of income tax return for 2 weeks. Can you imagine in a democratic world, a political party's account had been frozen due to the delaying of 2-week income tax return? That too just before the general election. This was the attitude. Election Commission, we filed a petition to Election Commission. They didn't intervene at all. You can see that entire country, whenever an election is going to be announced, income tax will be very active, CBI will be active, and ED will be active. Raid after raid, every day raid against the opposition. This is not happening to the BJP people. ऐसा मैं कल राहुल गांधी को सुन रहा था और आज वेणुगोपाल जी को भी सुना।
इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम बाकी करते हैं। तो आज थोड़ा मैं कहानी खोलना चाहता हूं इस डिबेट में सर, और मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, मुझे अनुमति दीजिए। राष्ट्रपति के साथ मजाक किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इमरजेंसी का प्रस्ताव दस्तखत पर मजबूर होना पड़ा। अब तो राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस। अब सर जरा मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सुपरसीड किसने किया था? इन्होंने किया था। और सर HR खन्ना इमरजेंसी में उन्होंने डिसेंट दिया था कि इमरजेंसी में भी भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर ये बात करते हैं हम पर। HR खन्ना को इन्होंने 1 महीना के लिए भी भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया क्योंकि उसने नागरिकों के अधिकार की बात की थी। हमको आप कहते हैं हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। तृणमूल कांग्रेस की ओर से शताब्दी रॉय ने कहा कि SIR यानी कि शर शब्द रिस्पेक्टेबल है, जिससे सत्ता के लोगों ने डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। सुनिए। SIR जो है, ये जो सर वर्ड है, ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने SIR सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब we all support clean electoral rolls, but SIR totally politically motivated. आप बताइए SIR का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूँ कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। CC फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने CC फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर CC फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है, और ये हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो ये स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। SIR ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल भर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। SIR कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए, लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई SIR पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे, तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला
अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर प्लेक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। एसआईआर में लगभग 69,000 और 69 लाख वोट कटे हैं। इसमें 99% दलित है, ईबीसी है, आदिवासी है, ओबीसी है और माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं पहला सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या बाहर जितने लोग थे किस आधार पर इन लोगों का नाम कटा? तकनीकी कारण क्या था? आधार का लिंक आपने मान लिया या जिसमें थोड़ी त्रुटि थी उसको भी आपने मान लिया? बीएलओ और इनके पार्टी पदाधिकारी एक जगह बैठकर वोटर लिस्ट के आधार पर जो वोट लोकसभा के 24 में मापदंड तय किया कि ये कितना से हारे किस विधानसभा में, उसी आधार पर इन्होंने बिहार के एसआईआर को करने का निर्णय लिया। 2 वोट भी इनको नहीं मिले पूरे बिहार में जो रोहिंग्या थे और ना ही कोई घुसपैठ थी। इन्होंने एक समाज और समुदाय वर्ग को इस घुसपैठ के नाम पर इतनी गालियां दी और इतना नफरत पैदा किया कि बाइफर्केशन करने की कोशिश नफरत के आधार पर। Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Sen sir. SIR sir has turned this head on its head and puts onus on the voters sir. के द्वारा प्रस्तावित गैस करण मिशन का हेरिटेज का मैं स्वागत करता हूं, स्वागत योग्य है। लेकिन जब स्थानीय लोगों के जान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका खतरे में है तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और धरातल पर उतारने का प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार ट्रेनिंग दे दो इनको और इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केंदुआडी आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव आज भी हो रहा है। दुर्घटना, कई बार दुर्घटना भी हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोगों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। खनन गतिविधि पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जवाब में सतीश चंद्र दुबे कोयला राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए कि आज के समय में कोल का उत्पादन का 80% पावर प्लांट पे हम लोग देते हैं और आज के समय में 25 दिन का पावर प्लांट पे 50 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और उसका कोयला का उत्पादन का 80% हम पावर प्लांट पर देते हैं और 20% ही अदर उद्योग फैक्ट्री को देते हैं और समय समय से डिमांड आता है उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और रहा बात वहाँ का विस्थापन का, तो उस पर लोकल प्रशासन, वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा, वहाँ के सरकार के द्वारा पुनः सहयोग नहीं मिल पाता है पूर्ण ढंग से, जिसके चलते वहाँ लोकल में परेशानी है, पुनर्स्थापन करने में परेशानी हो रही है। 28 अक्टूबर 1937 को सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव पारित होता है वंदे मातरम को लेकर, इसका भी जिक्र हुआ। और कौन कौन थे उस सीडब्ल्यूसी में? कोलकाता में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी, इनके खिलाफ आप तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। तुष्टीकरण इनका है। सारा वर्किंग कमेटी तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, गृह मंत्री बोलकर चले गए। तुष्टीकरण तुष्टीकरण उन्होंने की।
सीडब्ल्यूसी का सर्वसम्मति से यह पारित होता है कोलकाता के सीडब्ल्यूसी के बैठक में। इसके बाद 30 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक प्रेस वक्तव्य देते हैं जो आनंद बाजार पत्रिका में छपता है, और उस प्रेस वक्तव्य में वो कहते हैं कि मैंने सीडब्ल्यूसी को ये एडवाइस दिया और मेरे एडवाइस पर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पारित किया ताकि सारा वंदे मातरम नहीं पर वंदे मातरम को कुछ पंक्तियां नेशनल, तब उन्होंने कहा था नेशनल एंथम, बाद में बना नेशनल। सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर हैरेसमेंट, एसिड अटैक्स, trafficking and workplace abuse frequently carry long-lasting psychological scars. These traumas affect not only emotional well-being but also women's ability to rebuild their lives, pursue education and employment, and participate fully in society. भाजपा सांसद तेजवीर सिंह ने गांव के स्कूल में डिजिटल एजुकेशन लैब मुहैया कराने का सवाल उठाया। देखिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित विद्यालय अवसंरचना आधुनिकीकरण रूपरेखा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब और कौशल आधारित सुविधाओं की स्थापना के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की गई है, विशेषकर ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों। इसी साल बजट में इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का घोषणा किया गया है। आने वाले दिनों में 1-2 सालों के अंदर भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल में, जितने हाई स्कूल से सेकेंडरी स्कूल से सभी में ब्रॉडबैंड और भारत नेट के तहत सभी में इंटरनेट, आज स्कूल में लगभग 60% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। इसको कम से कम 9 to 12 के अंदर सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की व्यवस्था करने की, बजटीय व्यवस्था करने की घोषणा इस बार बजट में किया गया है। राज्यसभा में मछुआरों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से भी जुड़ा सवाल उठा। बंगाल की सांसद डोला सेन ने ये सवाल किया था। देखिए। Whether the concerned ministry has any policy to protect the deep sea fishermen through any compensation and rehabilitation scheme, and whether the deep sea fishermen get the social security as per the law of the land and as per the constitution, and whether the concerned ministry has any policy to have the concerned state governments in confidence as per federalism, as per constitution. Thank you, sir. जवाब में पशुपालन मंत्री ललन सिंह ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मैरीन ऑन इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन था 2013-14 में मात्र 95.7 लाख टन था, जो 10 साल के बाद 23-24 में 197 लाख टन हो गया। 106.44% का ग्रोथ हुआ, और इससे जो फिशरमैन्स हैं उनकी इकोनॉमी भी बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ी। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो उनकी आर्थिक आमदनी बढ़ती है। और ये हमने उतना ही नहीं, जो फिश प्रोडक्शन हुआ उसमें 2013-14 तक देश का मात्र 30,213 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, जो बढ़कर 23-24 में 62,408 करोड़ रुपए हो गया। उसका दोगुना से ज्यादा की